हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज है रविवार को मुद्दे और जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि टॉपिक ज़्यादा होते हैं। तो हम न्यूज़ को ही कवर करते हैं। तो आज न्यूज़ जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनको ही कवर करेंगे। तो सबसे पहली पेज पर जो हम न्यूज़ ले रहे हैं वो है भारत पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। ये स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने। विदेश मंत्री जो हैं हमारे एस जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद और सीमा पार जो चीन के साथ मुद्दा चल रहा है उसको यहाँ पर कोट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 2019 में पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी हमला किया उसका जवाब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के तहत दिया था, वो सारी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने बखूबी इस चीज़ को समझ लिया कि भारत उन राष्ट्र में नहीं अब रहा जो घर में घुसकर हमला नहीं कर सकता है। उसके बाद जो उत्तरी सीमा पर चीन के साथ गतिरोध बना हुआ है, एस जयशंकर ने इस पर बोला कि बार बार चीन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसकी दिशा और दशा दोनों ही बिगाड़ने की कोशिश करता है, यानी कि उसका एरिया बढ़ाने की कोशिश करता है अपनी तरफ से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नियम है उसका उल्लंघन है। और भारत इसके लिए हमेशा, यानी कि अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उन्होंने ये सारी बातें चेन्नई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा और उन्होंने बोला कि चीन बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करके घुसपैठ की हमेशा कोशिश में लगा रहता है और जो बॉर्डर की यथास्थिति है उसको बदलने की कोशिश करता है, समझौते का भी लगातार उल्लंघन करता है। अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 के बावजूद भी जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने सीमावर्ती इलाकों की अपनी सीमाओं की और अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन करते हुए उसकी रक्षा करी है और निरंतर कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के हित के कई पहलू होते हैं मगर राष्ट्र की सुरक्षा बिना किसी भी पहलू का कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्र जो सुरक्षा है, राष्ट्र हित है, वो सर्वोपरि होता है। उन्होंने केंद्र सरकार संबंधों का एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बनाने के लिए भी काम करने की इसमें बात कही है और करीबी सुरक्षा जो समन्वय है अधिक मजबूत हो, आर्थिक संबंध दूसरे देशों के साथ मजबूत हों, ये भी उन्होंने मंशा इसमें जाहिर करी है कि जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ अगर आर्थिक समझौता करते हैं तो भारत उसका स्वागत करेगा, या फिर जो माहौल है उसको मैत्रीपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं तो भारत उसका हमेशा सहयोग करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जोशीमठ में जलधारा का प्रवाह फिर तेज और दरारें चौड़ी होने लगी हैं। इस न्यूज़ को हम लगातार 4-5 दिन से कवर कर रहे हैं। तो कल भी इसमें ये देखा गया कि एक जगह है जेपी कॉलोनी के पास जो जलधारा फूट पड़ी, उसकी जो पहले स्पीड थी वो 190 LPM थी जो अब 240 LPM पहुंच गई है, यानी कि धारा जो है वो तेज होती जा रही है और जो दरार है यानी कि वो जो गैप है भवनों का, मकानों का, वो बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 100% इसमें श्योर हुआ जा सकता है कि जो ज़मीन है वो धंसती जा रही है, लेकिन जो PMO है अभी वो फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेगा ताकि इसमें क्या डिसीजन लेना है वो उस पर संज्ञान लेते हुए बोलेगा। अब यहाँ पर जो 190 से 240 LPM हो गया है उसको बोलते हैं लीटर पर मिनट, यानी कितना लीटर पानी निकल रहा है, स्पीड कितनी है, ये आंकड़ा बता रहा है कि स्थिति भयावह होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि झारखंड में अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहा है भारी नुकसान। अब ये दो जो आप सैटेलाइट पिक देख रहे हैं ये 2017 की है और ये जून 2021 की है, यानी 4 सालों में किस तरीके से पर्यावरण खत्म सा हो गया है। ये देखिए ग्रीनरी आपको पूरी दिख रही है और इसमें बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, मतलब 10% ग्रीनरी दिखाई दे रही है और यहाँ पर हम बात करें तो 80% ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर खनन किया गया है खनन माफियाओं द्वारा कि पर्यावरण ही पूरा साफ हो गया है। इसमें ईडी ने एक वरिष्ठ अधिकारी जो ईडी के हैं उन्होंने बताया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मेन आरोपी हैं पंकज मिश्रा, उनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध खनन किया गया है जिसकी वजह से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंची है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को इसीलिए खारिज
खारिज कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय को लिखे पत्र में साहिबगंज समेत कई स्थानों में हुए अवैध खनन को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बंदरबाट हुई है। और जो आंकड़ा यानी 19 स्थानों की पड़ताल के दौरान जब देखा गया तो 23.26 घन फीट अवैध खनन के प्रमाण मिलते हैं सिर्फ 19 स्थानों की जब पड़ताल करी गई। और जो खनन हुआ है उसका अगर हम मार्केट प्राइस देखें तो 1250 करोड़ रुपए है। अब सिर्फ ये 19 स्थानों पर निकला है। इसी तरीके से कम 2 से 250 ऐसे स्थान हैं जहां पर इस हिसाब से अगर पर्यावरण को हानि हुई है और ये रुपए में आंकड़ा रहा है तब तो लाखों करोड़ों तक ये मामला पहुंच जाएगा। इसमें अब स्थानीय पुलिस भी जुट गई है और एक टीम भी बनाई गई है जिसमें पर्यावरण मंत्रालय ने ईडी और स्थानीय पुलिस यानी ईडी और स्थानीय पुलिस इसमें एक टीम के तहत कार्य कर रही है जिसमें ये सब बातें उजागर हुई हैं। आने वाले दिनों में अब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है, सुलह समझौते से देश में कम होंगे मुकदमों का बोझ। आपको पता होगा कि जो भारत में मुकदमे हैं वो करोड़ों की संख्या में पहुंच गए हैं। उसको किस तरीके से निपटारा किया जाए उसके लिए ही एक पहल जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सुलह और समझौता कराया जाए, यानी कि मीडिएटरिंग कराई जाए और मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इसी के तहत अभी कौन कौन से मुकदमे या कौन कौन से विवाद होंगे जिनको हम मीडिएटरी के जरिए यानी कि बीच बचाव के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें है निषेधाज्ञा के प्रकरण, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना और मकान मालिक और किराएदार का विवाद। ये सब ऐसे विवाद हैं जो मीडिएटर यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है बीच बचाव या बातचीत के जरिए इसको निपटारा किया जाएगा। जैसे सिविल रिकवरी हो गई, व्यवसायिक झगड़े हो गए, उपभोक्ता विवाद हो गया, वित्तीय लेन देन का विवाद हो गया, राजीनामा योग्य अपराध मामले हो गए जिनमें धारा 498 ए लगती है, 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया यानी कि चेक बाउंस जो होता है उसमें केस होते हैं। इन सब मामलों को इसमें रखा जाएगा। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी से यानी कल से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है छत्तीसगढ़ में जिसमें 18 जिलों में इसको लागू किया गया है, जिसके तहत 40 चुनिंदा अधिवक्ताओं के साथ 6 एडीजी को भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद वो सुनवाई करेंगे दोनों पक्षों की और केस को लंबा न खींचते हुए इसे जल्दी ही बातचीत से निपटा देंगे। इसके लिए प्रयागराज, दिल्ली और झारखंड में 6 प्रशिक्षित आए थे और अधिवक्ताओं और एडीजी दोनों लोग को प्रशिक्षित इसमें किया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसमें कई लाखों मुकदमे जो होते हैं वो वाद विवाद से ही बढ़ जाते हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उसको जितना जल्दी निपटा दिया जाएगा वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, वंदे भारत ट्रेन को निर्यात के अनुकूल बना रहा है रेलवे। अब देखिए, जो वंदे भारत जब से सबसे टॉप की ट्रेन मानी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और फीचर्स के मामले में, उसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि उसका निर्यात किया जा सके। अब ये सारा कुछ हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत। वंदे भारत को विश्व स्तरीय जो बनाने की केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया के तहत एक योजना है उसको अमल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेन की गति इससे बढ़ी हुई है और इसकी संख्या जब 475 तक हो जाएगी तब इसका निर्यात किया जाएगा। और अभी तक कई एशियाई देश और अफ्रीकी देश इसको लेकर इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो एशिया में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत कई एशिया देश जो हैं वो भारत की इस ट्रेन को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके लिए एक टीम भी दौरा कर चुकी है भारत का। अब भारत भी इसमें आप कह सकते हैं कि सैंपल के तौर पर कुछ बोगियां भेजने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री 15 जनवरी को सिकंदरा यानी कि आज इसका उद्घाटन हो गया, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत का 8वां संस्करण यानी कि 8वां ट्रेन चलाई गई जिसको वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाई गई। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी जो नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चली थी।
अब जो आगामी 15 अगस्त होगा, 15 अगस्त तक 15 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। यानी 2 वर्ष के भीतर अन्य 200 ट्रेनें और इसमें ऐड की जाएंगी और 2026 तक कुल ट्रेनों की संख्या 475 करने पर फोकस किया गया है। आपको पता होगा कि वंदे भारत की जो औसत स्पीड है वो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो टॉप स्पीड मानी जा रही है वो 200 से 230 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। सेफ्टी के मामले में भी ये और सब ट्रेनों से बेहतर स्थिति में होती है। तो अगर इसका निर्यात किया जाता है तो भारत की जो छवि है रेलवे के दृष्टिकोण से वो और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक है भारतीय सेना। देखिए, जनरल पांडे ने भूतपूर्व सैनिकों के साहस के चलते ही ये मुकाम हासिल कर पाई है भारतीय सेना, ऐसा बोला है। और जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है ये बोलकर संबोधन किया है। 7वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने यानी जनरल मनोज पांडे ने यह बात बोली है। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने भी सैन्य प्रबंधन के साथ मंच साझा किया था। समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में सेना के तीनों अंगों के भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद थे। जनरल पांडे ने कहा कि आज हमारे सशस्त्र बलों की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अत्यधिक पेशेवरों में होती है। वह पहचान आपके बलिदान यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक थे उनके बलिदानों से मिली हुई है। इसमें जो सीडीएस हैं वो शामिल हुए। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वर्तमान में जनरल अनिल चौहान, ये दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस थे विपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और आपको पता होगा कि जो भारतीय सेना दिवस है, भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ डेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि अनाज से एथेनॉल बनाएगी 131 डिस्टिलरी। अब यहाँ पर देखिए, जो सरकार ने 2021 से इसकी शुरुआत करी थी, यानी 2021 में 197 अनाज को यानी कि ग्रेन को ऐड किया गया था कि इसकी डिलीवरी का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें से छांटी गई है 131 ग्रेन डिस्टिलरी शुरू भी हो गई है, यानी कि इनसे एथेनॉल बनाया जाएगा। और 2025 से देश के सभी पेट्रोल पंप पर E20 यानी कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू भी किया गया है और 19 प्रदेशों में इसकी डिस्टिलरी बनाई जाएगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा 23 डिस्टिलरी मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि 2025 में 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। इसमें 40% हिस्सेदारी अनाज से बनाए गए एथेनॉल की होगी, शेष एथेनॉल गन्ने से बनाया जाएगा। केंद्र ने सभी तेल उत्पादक कंपनियों को अगले 10 वर्षों तक इन डिस्टिलरी से अनिवार्य रूप से एथेनॉल खरीदने का निर्देश दिया है। और अनाज से बनने वाले एथेनॉल का मूल्य 55 रुपये लगभग प्रति लीटर है। वहीं गन्ने से बनने वाले एथेनॉल का मूल्य लगभग 65 रुपये प्रति लीटर है। इससे तेल कंपनियों को भी फायदा होगा और ग्राहक को भी फायदा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, खुदरा महंगाई दर में कमी जारी रहेगी, मार्च तक 5% पर आने का अनुमान। ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दी है SBI रिसर्च ने। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। इसका जो बेस ईयर है यानी कि आधार वर्ष है वो 2012 है। अब न्यूज़ पर आते हैं।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर आगे भी आरबीआई को अधिकतम सीमा यानी कि 6% से नीचे बनी रहेगी। यह मार्च 2023 तक इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और करीब वो 5% तक आ सकती है। और ये सारी बातें ताजा इको रैप रिपोर्ट में एसबीआई रिसर्च के तहत ये बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जनवरी और मार्च 2023 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 4.7% के आसपास रह सकती है। अगर हम बात करें, ये जो आंकड़ा है वो सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा जो आंकड़ों के अनुसार पिछले माह यानी दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.7% थी। अब तक अगर हम बात करें, जो रेपो रेट है उसमें 225 आधार अंकों की बढ़ोतरी आरबीआई कर चुका है मई से। सबसे पहले उन्होंने मई 2022 में इसकी जो रेट है वो 35 आधार अंक बढ़ाया था। इसके तहत ऐसे करते करते उन्होंने 2.25 आधार अंक बढ़ा दिया है। तो जब रेपो रेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ईएमआई बढ़ती है। आपकी ईएमआई बढ़ती है तो आपकी क्रय शक्ति कम होती है। जब क्रय शक्ति कम होती है तो मांग कम हो जाती है। तो इसीलिए इस पर अब फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके, और जो सब्जियों के मूल्य कम हुए हैं उसकी वजह से ही खुदरा महंगाई दर जो है वो कम हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश की आर्थिक वृद्धि में छोटे वित्तीय संस्थानों की अहम भूमिका रहेगी। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में 6 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को कर्ज की सुविधा देने वाले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी एफएफआई छोटे वित्तीय संस्थानों की भारत की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका रहेगी। कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी और एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया की संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी 2017 से जून 2022 के दौरान एफएफआई क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। अगर हम रिपोर्ट की ही सिर्फ बात करें तो वैश्विक स्तर पर एफएफआई यानी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उस उद्योग का जो आकार है 2026 तक बढ़कर 122.46 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि अगर प्रति वर्ष हम इसकी बात करें तो प्रति वर्ष इसमें लगभग 11.5% की वृद्धि देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज में हमारे पास एक न्यूज़ है जिसमें बाकी आप ये देख रहे हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध चल ही रहा है, जिसमें रूसी मिसाइलों ने एक तरीके से बौछार सी कर दी, जिसमें कई लोग मारे भी गए हैं। लगभग 12 लोग बता रहे हैं कि इसमें मारे गए हैं। उसके बाद चीन में पाकिस्तान के वाणिज्यिक दूतावास का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। और जो दंगे हुए थे ब्राज़ील के कैपिटल में, वहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं बोल्सोनारो की भूमिका की जांच की जाएगी। और इसमें चीन में पिछले महीने कोरोना से करीब 60,000 लोगों की मौत हुई है। और ये एक डराने वाला आंकड़ा है क्योंकि चीन में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और पिछले महीने से लेकर अब तक देश भर में कोरोना के लगभग लाखों मामले सामने आ चुके हैं। कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को कहा कि देश में 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के बीच कोरोना वायरस से 59,938 लगभग 60,000 लोग की मौत हो चुकी है। चीन की ओर से हालांकि ये जानकारी छुपाई जा रही है। WHO यानी जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि बीजिंग महामारी की भयावहता को अत्यधिक कम रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के चिकित्सा मामलों के विभाग के निदेशक जियो याहुई ने कहा कि चीन में कोविड संस्करण के कारण सांस लेने में दिक्कत के कारण 5,503 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा भी कई मौतें इसमें बढ़ी हैं जिसको छुपाया जा रहा है। तो ये आज का यानी कि 15 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।